हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। इसमें हम लीवर के हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज। लीवर क्या है? लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। एडल्ट में इसका वेट कितना होता है? इसका वेट 1500 ग्राम या केजी में कहिए तो 1.5 केजी होता है, जो ह्यूमन बॉडी के साइज का 2.5% है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पोजीशन की बात करें तो इसका पोजीशन इस तरह है कि जितना भी जीआईटी ट्रैक है उसका ब्लड वेसल्स जो वेन है वो लीवर के थ्रू पास होता है, जो अभी पिछले वीडियो में ब्लड सप्लाई में मैंने बहुत अच्छा से डील किया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी न्यूट्रिएंट है वो जीआई से सबसे पहले जाता है हमारा लीवर में, ताकि जो भी टॉक्सिक पदार्थ हो या एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो वो सब टॉक्सिफाई कर दिया जाए हमारे लीवर के द्वारा, और जितना नॉर्मल लेवल हो उतना ही ग्लूकोज पहुंच सके हमारे सिस्टम में, क्योंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, उसी समय आपको पता है हमारा स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन मेनली ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। यहाँ पर आरबीसी क्या होगा? मर जाएगा, लेकिन वहाँ से उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये लीवर में चला जाता है। वहाँ कफर सेल के द्वारा ये आरबीसी हमारा में रिमूव होता है। ठीक है, कफर सेल क्या है? तो जैसे मैक्रोफेज हर जगह प्रेजेंट होता है, तो लीवर का जो मैक्रोफेज है उसको हम कहते हैं कफर सेल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है सब डील करेंगे, इसलिए कोई भी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब जो ब्लड है वो पैनक्रियाज से भी आता है। तो पैनक्रियाज से कौन कौन सा आएगा? तो आपको पता है ग्लूकागोन, इंसुलिन, ये सब क्या करता है? तो ये सब मेनली न्यूट्रिएंट को हैंडल करने के लिए, ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। तो हम अगर लीवर की बात करें तो लीवर क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो कैसे लीवर सेल क्या करता है? गेट द ब्लड एंड हाउ आर हेपेटोसाइट एक्सपोज टू द ब्लड। कैसे लीवर सेल ब्लड लेता है और कैसे हेपेटोसाइट एक्सपोज होता है ब्लड में। ठीक है, इससे पहले आपको मैं लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। ये मान लीजिए हमारा लीवर है। ठीक है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से ये मेनली राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड होता है। अब इसमें बहुत सारे हेक्सागोनल लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले तो आपको पता है लीवर कैसा शेप का होता है, तो वेज लाइक शेप का होता है। इसमें है ना हमारा जो लोब्यूल्स है लीवर का वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये कैसे अरेंज होते हैं? तो ये अरेंज होते हैं रेडियली। ठीक है, अब इसके अंदर जब जाइएगा तो आपको मान लीजिए इसका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बाहर निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए बाहर निकालते हैं। आप जब भी देखिएगा तो इसमें मेनली बीच में एक सेंट्रल वेन होता है। ठीक है, सेंट्रल वेन से फिर क्या निकलता है? ये वाला जो पाथ है ना, ये हमारा साइनसॉइडल पाथ है। साइनसॉइडल कहने का क्या मतलब है? ये स्पेस है। ठीक है, इसमें ही मेनली जितने भी ब्लड वेसल्स आते हैं इसके थ्रू ही क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं वेन से। तो कैसे? तो देखिए, ये हमारा सेंट्रल वेन है, ये हमारा ठीक है सेंट्रल वेन है। अब कोई भी ब्लड आएगा, जैसे कि आपको पता है कितने तरह के ब्लड होते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा हेपेटिक आर्टरी है, ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन क्या करेगा? गंदा खून लाएगा और ये इसके थ्रू यहाँ पे भेज देगा। और हेपेटिक आर्टरी है तो ये भी अपना ब्लड लाएगा और ये इसमें दे देगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारा साइनसॉइड है ना, यहाँ पर मेनली जो अच्छा खून मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिल जाता है।
ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद ये है जो अपना ब्लड देता है हेपेटोसाइट से। ये बगल में जो इस तरह से अरेंज है ये हमारा हेपेटोसाइट है। ये हेपेटोसाइट के आगे जो होता है ना वो होता है, ये जो लेयर है ये इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से होता है। ये इंडोथेलियल है जो लूजली अरेंज होता है, जिसके कारण ईजिली सब्सटेंस हमारा साइनोसाइट से चला जाता है हेपेटोसाइट में। तो जो ब्लड गया वो कैसा गया, सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें कफर सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसमें कफर सेल प्रेजेंट होता है ये इंडोथेलियल के पास में। यहाँ तक समझ गए इसका स्ट्रक्चर। वाइल जूस कहाँ बनता है, तो वाइल जूस मेनली बनता है दो हेपेटोसाइट के बीच में, यहाँ पर बाइल जूस बनता है। ठीक है, यहाँ पर बाइल जूस बनता है और फिर बिलियरी डक्ट के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इसका अरेंजमेंट थोड़ा मैं अच्छा से दिखाऊंगी, इसलिए टेंशन नहीं को लेने का। और देखिए यहाँ पर जो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडोथेलियम है। ये क्या है, ये हमारा हो गया हेपेटोसाइट। बीच में जो खाली स्पेस है इसको कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी, जहाँ पर मेनली क्या होता है हमारा एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, स्टेलेट या आइटो सेल। ये क्या काम करता है, तो इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी सिर्फ आप इसका स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आते हैं कि कैसे लीवर को ब्लड मिलता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है जीआईटी से लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट लीवर में जाता है, लीवर उसको हैंडल करता है, जैसे कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज का लेवल सर्कुलेशन में मेंटेन रखता है, या कभी कभी ग्लूकोज कम हो जाता है तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज दे देता है। इस तरह से वो मेंटेन रखता है। सेकेंडरी कोई जीआईटी से बैक्टीरिया टॉक्सिन ये सब क्या हो गया लीवर में चला गया तो उसको वो डिटॉक्सिफाई कर देगा। तीसरा पैनक्रियाज इंसुलिन ग्लूकागॉन ये सब रिलीज करता है जो हेल्प करता है ये जो न्यूट्रिएंट है उसको हैंडल करने में। तो स्प्लीन आपको पता है आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, तो उसको क्लियर करने के लिए भी उसको पहले लीवर में जाना पड़ता है। ठीक है, तो लीवर इज क्या हो गया, ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम जीआईटी, स्प्लीन, पैनक्रियाज और किसके थ्रू होता है ये, पोर्टल वेन के द्वारा। आपको बताए थे कि हमारा क्या है, यहाँ पर ट्रायाड है। हर हेक्सागोनल में ट्रायाड होता है। ट्रायाड कहने के क्या मतलब, यहाँ पर तीन चीज़ प्रेजेंट होता है, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर पढ़ लीजिए, जिससे ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। पोर्टल वेन और यहाँ तीसरा क्या है, वाइल डक्ट्यूस। तो पोर्टल वेन के द्वारा मेनली 70 से 80% ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन पोर्टल वेन में कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और जो आर्टरी है हेपेटिक आर्टरी वो सिर्फ 20 से 25% ब्लड फ्लो करता है, लेकिन उसमें ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है लीवर में वो कैसा है, ड्यूल है। ठीक है, अब ये जो हमारा पोर्टल सिस्टम है ये क्या करता है, तो पहले पोर्टल सिस्टम बना क्या से होता है ये याद कीजिए। तो पोर्टल वेन जो है वो बना हुआ होता है हमारा ये क्या था, SMV, मतलब क्या हो गया, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन प्लस स्प्लेनिक वेन। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कहने का क्या मतलब है, जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद पैनक्रियाज है, ये सब से ये ब्लड लेके जाता है, और स्प्लेनिक से यही दोनों मिल के और पोर्टल वेन बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। आपको पता है जो हमारा लीवर का पैरेन्काइमा है, सॉफ्ट टिश्यू है, वो मेनली क्या से बना हुआ होता है, वो मेनली बना हुआ होता है हमारा हेपेटोसाइट से। तो आप कह सकते हैं ये हमारा हेपेटोसाइट क्या है,
लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, ये मेनली कहाँ अरेंज होता है, तो अभी बताए थे ये अरेंज होता है लोब्यूल्स में। क्या में अरेंज होता है, लोबुलर स्ट्रक्चर में ये अरेंज होता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हेपेटिक आर्टरी इंटर करता है लीवर में, ये ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल ब्रांचेज में, और क्या करता है ये मेनली ये जो प्रत्येक है ना लोब्यूल्स, उसको ये ब्लड देता है। तो जैसे कि हमारा, जैसे यहाँ पे देखें, आपको ये समझ में आएगा, हेपेटिक ये वेन है ना, मान लीजिए इसी तरह हेपेटिक आर्टरी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जितना भी है ना ये ब्रांचेज में टूथ के सारे जो हमारा क्लासिक लोब्यूल्स है, सबको ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। देखिए ये हमारा एक ही लोब्यूल्स है, तो इसमें ये कितने जगह है, 1 2 3 4 5 6 जगह, तो वो 6 ब्रांचेज में ऐसे कितने सारे लोब्यूल्स होते हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि कितने ब्रांचेज होते होंगे। वैसे ही हमारा पोल्टर वेन बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर ब्रांचेज में। ठीक है, और पाया जाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पे, जितना भी कॉर्नल है सब पे ये पाया जाता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, हमारा सेंट्रल वेन होता है, बता दिया है। बीच में हमारा क्या होता है, सेंट्रल वेन होता है। और फ्रॉम द कॉर्नर, अब ये प्रत्येक कॉर्नर से क्या होता है, ये कैपिलरीज साइनसॉइड में इंटर करते हैं। ठीक है, और भी होता है, इससे ब्लड आता है साइनसॉइड के थ्रू और वो चला जाता है फिर सेंट्रल वेन में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। पोल्टर वेन 70 से 80% ब्लड लाता है, और हेपेटिक आर्टरी 20 से 30%। दोनों मिक्स कहाँ हो जाते हैं, साइनसॉइड में। ठीक है, क्योंकि दोनों का पाथवे एक ही है सेंट्रल वेन से जाने के लिए। अब सेंट्रल वेन से क्या होगा, तो सेंट्रल वेन से चला जाएगा हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन से इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेना कावा में। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा में, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो साइनसॉइड है ना, जो हमारा साइनसॉइड है, ये बहुत ही ज़्यादा लीकी होता है। लीकी मतलब क्या होता है, ईजिली इससे पास कर जाता है कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, तो जो हमारा प्लाज्मा पास कर रहा है साइनसॉइड से, वो हेपेटोसाइट से ईजिली एक्सपोज हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जितने भी टॉक्सिन हैं ये सबको डिटॉक्सिफाई कर देगा। ग्लूकोज है, अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा। ठीक है, ये बीच में एक स्पेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस ऑफ डिसी। ठीक है, इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, सब साइनसॉइडल एरिया, साइनसॉइड के बगल में है ना नीचे, इसलिए इसको सब साइनसॉइडल एरिया भी कहा जाता है, जहाँ पर मेनली प्लाज्मा मूव करता है थ्रू साइनसॉइड से, और इजीली एक्सचेंज करता है अपने आप को। ठीक है, जैसे कि ये अपना यहाँ पे छोड़ेगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा, इस तरह से। तो स्पेस ऑफ डिसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारा हेपेटोसाइट है, ये क्या करता है, ये सेक्रिएट करता है बाइल जूस को। ठीक है, ये बाइल जूस मेनली कहाँ की ओर जाएगा, तो ये बाहर की ओर मूव करेगा, क्योंकि इसको डैक्ट्यूल के थ्रू बाहर निकलना है। तो आप कह सकते हैं डैक्ट्यूल का कैसा, ये बाइल डक्ट का कैसा नेचर है, सेंट्रीफ्यूगल। और ये जो आर्टरी और वेन आ रहे हैं, ये कैसा नेचर है, सेंट्रीपीटल, क्योंकि ये सेंटर की ओर जा रहे हैं इसलिए सेंट्रीपीटल, और बाइल डक्ट क्या हो रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कुछ पाथ है प्लाज्मा का, वो जो साइनसॉइड से हेपेटोसाइट में तो जाता है, लेकिन वापस वो नहीं आ पाता है। वो कैसे निकलता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कुछ पाथ तो आ गया, लेकिन कुछ पाथ अभी भी है, तो ये कैसे निकलता है, ये हमारा निकलता है लिम्फ नोड के द्वारा। इसका मतलब है कि हर हेक्सागोनल के हर साइड में 4 रहता है। एक तो हो जाएगा हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, और क्या, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम, जिससे कि हमारा लिम्फ बाहर की ओर फ्लो करता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ब्लड कैसा हुआ, सेंट्रीपीटल। मूवमेंट ऑफ लिम्फ कैसा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल। और मूवमेंट ऑफ बाइल कैसा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो हमारा लिम्फेटिक है वो भी क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है। तो बाइल डक्ट क्या होगा,
और बाइल डक्ट किसके थ्रू बाहर आएगा, तो बाइल डक्ट्यूल्स के द्वारा। किसके द्वारा, बाइल डक्ट्यूल्स। ये बाद में बाइल क्या होता है, बाइल डक्ट्यूल्स से बाहर आता है। बहुत सारे डक्ट्यूल्स रहते हैं, वो मिलके बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए, 3 सेंट्रल वेन मेनली टेक ब्लड फ्रॉम द सेंटर एंड ड्रेन इनटू द सबलोबुलर वेन विच कम टुगेदर टू मेक द हेपेटिक वेन। अभी आपको बताया, देखिए ये पिक्चर, ये क्या है, मान लीजिए कि आपके पास ये 3 आप हेपेटोसाइट के बारे में लोब्यूल्स के बारे में डील कर रहे हैं। ठीक है, तीनों का क्या है, सेंट्रल वेन है। ये सेंट्रल वेन से पहले क्या निकलेगा, ब्रांचेज निकलेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सब लोबुलर वेन। अब ये सब लोबुलर वेन एक साथ मिलके हेपेटिक वेन बनाएगा, और ये हेपेटिक वेन बाद में कहाँ चला जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा में। तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। अब वैसे ही बाइल डक्ट का होता है, जैसे कि ये हमारा लीवर है। ठीक है, ये लीवर से मान लीजिए ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। इधर से जो बाइल डक्ट आया, इधर से बाइल डक्टिल के थ्रू जो डक्ट आया, वो सबसे पहले राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में आता है। उसके बाद वो मिलता है और बनता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, फिर से छोटा सा पिक्चर बनाती हूँ। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलता है तो बनता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इधर में हमारा क्या रहता है, गॉल ब्लैडर होता है, और ये सिस्टिक CYS सिस्टिक डक्ट, दोनों मिल के बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये कॉमन बाइल डक्ट मेनली दुओडेनम से पीछे से ये चला जाता है हमारा पैनक्रियाज में, और यहाँ से पैनक्रियाज का मेन आ रहा है, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये दोनों मिलकर बनाता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और जो हमारा ओपन होता है किस में, दुओडेनम में, और दुओडेनम के थ्रू ये खाना वाना पचाने इस समय हेल्प करता है। मेनली जो हमारा फैट है उसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, हम जो लीवर का हिस्टोलॉजी है उसका डिटेल लोबुलर स्ट्रक्चर के बारे में हम डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जो हमारा लीवर का पैरेन्काइमा है ना, उसमें जो हेपेटोसाइट है वो मेनली 3 वे में अरेंज होता है। पहला क्लासिक लोब्यूल्स, जो अभी आपको बता दिए थे लेकिन फिर से अच्छा से बताऊंगी। दूसरा पोर्टल लोब्यूल्स, और तीसरा हेपेटिक एकिनस ACINUS। ये तीनों के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम किसके बारे में, तो ये क्लासिक लोब्यूल के बारे में सबसे पहले हम डील करते हैं। ठीक है, तो क्लासिक लोब्यूल्स में हम ऑलरेडी पिक्चर बनाए हुए हैं, इस पिक्चर को अच्छा से देखिए। ये क्या कह रहा है, जो साइनसॉइड होता है ना वो बाई डायमीटर होता है, और इसी में मेनली कैपिलरीज आते हैं। सही बात है, ये हमारा ये क्या है, साइनसॉइड है, ये वाइड होता है, और इसी में मेनली जितने भी आर्टरी वेन होता है वो इसी में आते हैं, और इसके थ्रू अपना ब्लड को सेंट्रल वेन से बाहर भेजते हैं। ठीक है, क्लासिक लोब्यूल में बीच में जो होता है वो हमारा सेंट्रल वेन होता है। अब ये जो हमारा साइनसॉइडल है ना, ये टाइटली अरेंज नहीं होता है, ये लूजली अरेंज होता है। ठीक है, और ये इसमें इसके कारण क्या होता है, हमारा जो ये साइनसॉइडल का इंडोथेलियम है वो लीकी हो जाता है इस फेनिस्ट्रेशन के कारण। ठीक है, इसके पीछे में क्या होता है, हमारा बेसल लैमिना होता है। क्या होता है, बेसल लैमिना, जो भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। इस तरह से ये हमारा क्या था, हमारा इस तरह से साइनसॉइडल का इंडोथेलियम है, उसके पीछे बेसल लैमिना है, जिसके कारण क्या होता है, ईजिली जो भी प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड सेल से जो साइनसॉइड में आता है वो ईजिली हमारा स्पेस ऑफ डीसी में चला जाता है। यहाँ पर ही कफर सेल होते हैं जो मेनली आरबीसी को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ब्लड मूव करेगा पेरीफेरी से सेंटर की ओर, तो क्या होगा, ये मेनली एक्सपोज होगा कफर सेल से, और अगर उसमें अगर आरबीसी रहेगा ब्रोकन तो उसको वो रिमूव कर देगा।
मेनली जो हमारे हेपेटोसाइट है ना, वो उसमें लार्ज सेल मतलब 20 से 30 माइक्रोन प्रेजेंट होता है। देखिए मेनली अगर इसका आप सिंपल स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे ना, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। ये हमारा सेंट्रल वेन है, ये हमारा पोर्टल वेन है, ठीक है, पोर्टल वेन है यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी है, और ये क्या है हमारा बिलियरी डक्ट्यूल्स है। ये हेपेटोसाइट के द्वारा बनाया जाता है और उसके बाद ये बिलियरी डक्ट्यूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कफर सेल प्रेजेंट होता है कहाँ पे, तो साइनसॉइड के इंडोथेलियम में, और ये इंडोथेलियम है, ठीक है, जिसमें कफर सेल प्रेजेंट होता है। ये देखिए स्पेस ऑफ दिस बीच में जो प्रेजेंट है, ये बेसल लैमिना और कौन सा है हेपेटोसाइट के बीच में क्या है, ये स्पेस ऑफ दिस है, जिसमें मेनली आपको स्टेलेट सेल या आइटोसेल देखने को मिलेगा। ये आइटोसेल का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा बाइल के बारे में बात करते हैं। बाइल मेनली सेक्रिएट होता है हेपेटोसाइट के द्वारा और उसके बाद ये बीज से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो आरबीसी है, जो हेमोग्लोबिन में ब्रेक डाउन हो जाता है और बन जाता है बिलिरुबिन। लॉट ऑफ आरबीसी ब्रेक डाउन होता है स्प्लीन के द्वारा, तो बहुत सारे बिलिरुबिन आते हैं ब्लड के थ्रू। तो ये क्या करता है, ये भी साइनसॉइडल से कहाँ चला जाता है, स्पेस ऑफ दिस में चला जाता है, जहाँ पर मेनली ट्रांसपोर्टर मेनली क्या करते हैं, इसको हेपेटोसाइट में ये बिलिरुबिन चला जाता है। बिलिरुबिन कंजुगेटेड करता है किसके साथ, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, और हेपेटोसाइटिक मशीनरी में ये चला जाता है। अब ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ये एक्टिवली सेक्रिएट होता है बिलियरी कैनालिकुली के द्वारा, ठीक है। अब जो स्पेस ऑफ दिस है, जहाँ पे बहुत सारे ड्रग आते हैं ब्लड के थ्रू, वो भी चले जाते हैं कहाँ पे, हेपेटोसाइट में, जहाँ पर ये डिटॉक्सिफाई होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अभी जो हेपेटोसाइट है ना, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे लाइजोसोम्स होते हैं, बहुत सारे पेरोक्सिसोम्स होते हैं, बहुत सारे कफर सेल होते हैं, जो मेनली ये सब में हेल्प करते हैं। जो हमारा हेपेटोसाइट है, इसमें स्मूथ ईआर होता है। स्मूथ ईआर कहने का क्या मतलब है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो मेनली लिपिड प्रोड्यूस करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। जो स्मूथ ईआर है, सिर्फ लिपिड ही नहीं, वो कैटाबोलाइज करेगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टेरोन जैसे लिपिड को, ठीक है। स्पेस ऑफ दिस में बहुत सारे अमाइनो एसिड भी लिए जाते हैं, और ये मेनली सिंथेसाइज करता है क्या, जो हमारा हेपेटोसाइट है उसको वो सिंथेसाइज करता है प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि एल्बुमिन, और उसको वापस ब्लड में भेज देता है। तो इस तरह से ये चलते रहता है। तो अब जो ये हमारा स्पेस ऑफ दिस है, ये पैथोलॉजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मेनली क्या पाए जाते हैं, इसमें हमारा पाया जाता है एस्टिलेट सेल। ये एस्टिलेट सेल काम क्या करता है, तो ये मेनली कह सकते हैं एस्टिलेट सेल जो मेनली विटामिन ए स्टोरिंग सेल या लिपिड स्टोरिंग सेल दोनों हैं। ये इसका काम क्या है, तो ये मेनली जैसे कि पैथोलॉजिकली कह रहे हैं, मतलब कि इसका क्या होगा, डिजीज से रिलेशन होगा। तो जैसे कि बहुत दिन से लिवर में इन्फ्लामेशन होया हुआ है, तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर क्या करता है ना, ये आइटोसेल या एस्टिलेट सेल को एक्टिवेट कर देता है, और जिसके कारण इसमें जितने भी फैट हैं ये सब क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, जिसके कारण ये जो सेल है वो क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। जैसे कि एक बीमारी है हेपाटाइटिस, जो क्रोनिक होता है, और इसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, और जो हमारा आईटीओ सेल है ये सेक्रिएट करने लगता है मायोफाइब्रोब्लास्ट, और ये मायोफाइब्रोब्लास्ट बहुत सारे कोलाजन से क्रिएट करता है, और कोलाजन से क्रिएट करने के कारण हमारा लीवर क्या हो जाएगा, हर जगह फाइब्रोटिक हो जाएगा, कोलाजन प्रोड्यूस होगा। ये मेनली साइनसॉइड को धीरे धीरे छोटा करते जाएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होंगे, ब्लड फ्लो में या ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। बहुत सारे जो कैपिलरी है वो भी फाइब्रोसिस में चला जाएगा, और ये जो फाइब्रोसिस होता है ये इसको दोबारा हम
चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो चिरहोसिस है ये इरिवर्सिबल बीमारी, मतलब एक बार चिरहोसिस हो गया, लीवर डैमेज में चिरहोसिस पहुंच गया जो इन द स्टेज होता है, तो उसको हम दोबारा सही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो पूरा सेल है वो क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो क्लिनिकली हम क्या कह सकते हैं, ये स्पेस ऑफ दिस सी और जिसमें जो स्टिलेट सेल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक नोट याद रखिएगा, हेपेटोसाइट में क्या होता है, बहुत सारे गोल्जी बॉडी होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण ये क्या करता है, बहुत सारा प्रोटीन रिलीज करता है, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, कोगुलेशन फैक्टर और एंजियोटेंसिन फैक्टर। हेपेटोसाइट और भी सिंथेसाइज करता है लिपोप्रोटीन, जैसे कि जो हमारा ये आरबीसी ये सॉरी हेपेटोसाइट है ना, ये लिपोप्रोटीन रिलीज कर सकता है, जैसे कि VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL का फुल फॉर्म क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये दोनों को सिक्रिएट करता है। ये जो VLDL है ना, ये मेनली हेपेटोसाइट से सिक्रिएट होता है और ये कैरियर की तरह काम करता है TGA ट्राइग्लिसराइड एसिड ट्राइग्लिसराइड को। और जो हमारा LDL है, जिसको पुअर कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये मेनली कैरियर करता है कोलेस्ट्रॉल को। जो हमारा हेपेटोसाइट है ना, ये HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी प्रोड्यूस करता है। और इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो ये मेनली हमारा विटामिन D के मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। जो विटामिन D हेपेटोसाइट में आते हैं किस फॉर्म में, तक कोलीकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में आते हैं। ये इसको एक्टिवेट करके बना देता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। उसके बाद ये चला जाता है हमारा कहाँ पर, तो किडनी में चला जाता है। और एक बार और इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो सबसे पहले लीवर में हुआ, किस एंजाइम से मदद से, 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मदद से ये बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल। उसके बाद ये कैल्सिफेरॉल चला जाता है हमारे किडनी में, जहाँ पर इसका एक बार और हाइड्रोक्सिलेशन होता है और बन जाता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल। ठीक है, अब विटामिन D में क्या आ गया, डबल OH ग्रुप हो गया, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, फुल्ली एक्टिव हो जाता है। उसके बाद ये कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ डील करने लगता है। लीवर और किडनी डिजीज में विटामिन D मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हेपेटोसाइट क्या क्या काम किया, तो प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस किया, लिपोप्रोटीन सिंथेसिस किया, बाइल जूस सिक्रिएट किया। ठीक है, अब जो हमारा बाइल जूस की बात करें, तो इसका अगर कोई बोलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, तो जो पहला हो जाता है, तो बिलिरुबिन को कंजुगेटेड करना, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन। दूसरा काम क्या है, तो फॉस्फोलिपिड लेसिथिन को सेक्रिएट करना में लिए सिंथेसाइज होता है हेपेटोसाइट्स के द्वारा। क्या को, फॉस्फोलिपिड LECITHIN, कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तीसरा क्या काम है, कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करना। चौथा क्या काम है, IgA एंटीबॉडी को रिलीज करता है। इससे क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे एक्टिव बी सेल प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा सेल में, जो आते हैं हमारा स्पेस ऑफ दिस में, ये प्रोड्यूस करता है IgA को, जो मेनली हमारा हेपेटोसाइट उसको ले लेता है और बिलियरी ड्रेनेज सिस्टम में भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा बाइल है वो क्या क्या से बना होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, IgA एंटीबॉडी। ठीक है, और वाइल्ड साल्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में कौन सा होगा, तो कोलिक एसिड और सिनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। तो वाइल्ड साल्ट के बारे में लास्ट में मैं अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम दूसरा पोर्टर लोब्यूल के बारे में। ठीक है, ये क्या है ना,
कि जैसे कि हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली, जैसे कि हम ले लिए हमारा 3 लोब्यूल ले लिए, ठीक है। तीनों में हमारा सेंट्रल वेन होगा। सेंट्रल वेन को इस तरह से जोड़ दीजिए, ठीक है। हम जोड़ दिए तो क्या बना, एक ट्रायंगल बना। ये ट्रायंगल क्या होता है, वाइल सेक्रेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो मेनली मूव करता है पेरीफेरी की ओर, मतलब कि बाहर की ओर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, पोर्टल सिस्टम होता है, जो मेनली सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्लासिक लोब्यूल में क्या होता है, सेंट्रल वेन होता है, कहाँ पर, तो सेंटर में। लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में पोर्टल सिस्टम क्या होता है, सेंटर में होता है। क्या होता है, पोर्टल सिस्टम हमारा सेंटर में होता है, समझ गए। क्लासिक लोब्यूल में क्या देखे थे, सिर्फ क्लासिक लोब्यूल में हमारा बीच में क्या पाया जाता था, सेंट्रल वेन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा पाया जा रहा है सेंटर में पोर्टल वेन, ठीक है। ये तीसरे से जुड़ गया तीनों सेंट्रल वेन, और यहाँ पर बीच में पोर्टल वेन रहता है, तो इसलिए इसको पोर्टल लोब्यूल बोलते हैं। यहाँ पर लीवर कैसा एक्ट कर रहा है, तो एक्ट एज ए वाइल इज नॉट रिलीज इनटू लीवर। जो हमारा वाइल है ना, वो लीवर में रिलीज नहीं होता है, बट इसका एक स्पेशल डक्ट होता है, जो मैंने अभी बता दिया है। जो हमारा लीवर है ना, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तीसरा क्या हमने पढ़ा था, तो हेपेटिक एक्टिनस। अब ये क्या होता है, तो जैसे कि हेपेटोसाइट, देखिए इसका मैं अपने से बताती हूँ। मान लीजिए कि 2 को क्लासिक लोब्यूल ले लिए, ठीक है। इस तरह से 2 क्लासिक लोब्यूल ले लिए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ परफ्यूजन या ब्लड में होता है। ये हमारा बीच में सेंट्रल वेन है, ठीक है। इस तरह से ये साइनसॉइड बनता है, इसमें भी मान लीजिए इस तरह से साइनसॉइड बना। अब इसको इस तरह से जोड़ दीजिए, ठीक है। ये बीच में क्या होगा, लॉन्ग एक्सिस होगा, ये शॉर्ट एक्सिस होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या समझाया, हेपेटोसाइट में मेनली जो ऑटल लोब्यूल्स हैं, जैसे कि हमारा ये पिक्चर समझिए, यहाँ पर ही मेनली क्या आता है, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन आता है। तो स्टार्टिंग में जो ऊपर वाला होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन कमते जाएगा। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में पेरिफेरल पार्ट में क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, और जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसमें कम ऑक्सीजन होगा। ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे तो इसके बेसिस पे हम जो है ना, हमारे लोब्यूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये मान लीजिए यहाँ से ब्लड आ रहा है। जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड मिल रहा है उसको वेल ऑर्गेनाइज या वेल ऑक्सीजनेटेड, या जिसको जोन 1 कहते हैं। जहाँ पे उससे थोड़ा कम मिल रहा है उसको मॉडरेट ऑक्सीजनेटेड या जोन 2 कहते हैं, और जहाँ पे सबसे कम पुअरली ऑक्सीजनेटेड उसको जोन 3 कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना जोन के अंदर क्यों जा रहा है, तो इसका क्लिनिकल भी काम है, इसलिए इसको इतना अंदर से जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आएगा कि जब इस्कीमिया हुआ है, क्या हमारा इस्कीमिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, तो आपका जोन 1, जोन 2 या जोन 3 पहले कौन ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, तो सिंपल है, यहाँ पे तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा, इसमें तो ऑलरेडी कम ऑक्सीजन है, ऊपर से इस्कीमिया हो गया, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, ये सेंटर वाला पार्ट। इस तरह से ये चारों तरफ इफेक्ट होगा, तो हम कह सकते हैं इस्कीमिया में पेरी सेंट्रल पार्ट क्या होंगे, पहले डैमेज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पेरी सेंट्रल पार्ट पहले अफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि अब कोई बीमारी का नाम लो, जैसे कि कंजेस्टेड कार्डिक फेलुअर, इसमें अगर कोई पूछेगा नेक्रोसिस सबसे पहले कहाँ हुआ, तो पेरी सेंट्रल पार्ट में हुआ, ठीक है। जैसे कि सीवियर शॉक है, ठीक है। अब समझिए, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे कि सीवियर शॉक हुआ है, मतलब कि हैमरेज हो रहा है, तो ब्लड में लीवर में ब्लड कम जा रहा है, तब किस पार्ट में पहले नेक्रोसिस होगा, कंफ्यूज कर देना, तब भी तो इसी पार्ट में नेक्रोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम पहुँच रहा है, ऑलरेडी ऑक्सीजन कम वाला पार्ट है, ठीक है।
तो अब ये जोन 1 और जोन 2 के ऊपर हैं। तो जोन 1 में अगर पता चले कि इसका कहाँ पे हम कह सकते हैं कि जोन 1 भी तो अफेक्ट होता होगा ना किसी बीमारी से। तो हाँ, क्रोनिक हेपाटाइटिस मतलब कि आपको पता है ब्लड जा रहा है तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, इन्फ्लामेटरी सेल होगा, पेरेन्काइमा होगा, न्यूट्रोफिल्स होगा, मैक्रोफेज होगा, ठीक है। तो क्रोनिक हेपाटाइटिस में मेनली इन्फ्लामेशन होता है और जिसके कारण कौन सा जोन इफेक्ट होता है, हमारा जोन 1, ठीक है। हेपेटोसाइट जो जोन 1 में है वो मोस्टली जो ज़्यादा एक्सपोज होता है वो कौन सा होता है, जोन 1, मतलब कि न्यूट्रोफिल। अब ज़्यादा ब्लड मिल रहा है तो ज़्यादा न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज ये सभी तो मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ टॉक्सिन आया वो डिस्ट्रॉय करेगा हेपेटोसाइट को, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट, कोई पॉइजन। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इंजरी कहाँ हुआ है, तो इंजरी मेरी कौन सा जोन में होगा, जोन 1 में होगा। कैसे, तो देखें अब कोई पॉइजन लिया है, ठीक है, तो पॉइजन ब्लड के थ्रू आएगा और ब्लड के थ्रू सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो हमारा जोन 1 में जाएगा, ठीक है। ब्लड 3 में जोन 3 में जाते जाते तक तो ये डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो सबसे पहले वाला पार्ट कौन सा अफेक्ट होगा, हमारा जोन 1 अफेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जोन 3 में इस्कीमिया में डैमेज होता है। अब जो हमारा लीवर है ना, इसका हम फंक्शन पढ़ते हैं। तो इसका फंक्शन में पहला फंक्शन ये क्या है, एक जो क्राइन की तरह काम करता है। कैसे, तो ये वाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और डक्ट के थ्रू बाहर भेजता है। इसका इंडोक्राइन भी फंक्शन है, ये डायरेक्ट क्या करता है, सब्सटेंस को ब्लड में सेक्रिएट करता है, जैसे कि एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो यहाँ तक 2 फंक्शन समझ में आ गया। जो हमारा प्रोटीन है, सॉरी लीवर है, इसका मेटाबॉलिक फंक्शन भी है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, तब मेटाबॉलिक फंक्शन भी है। चौथा क्या फंक्शन है, ग्लूकोनियोजिनेसिस का फंक्शन है। पाँचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन। छठा ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सातवां जो हार्मोन से इसमें भी कैटालाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब चलिए एक बार डिटेल में हम पढ़ लेते हैं बाइल ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाइल जूस क्या होता है, सिक्रिएट होता है। तो इसमें अगर आपको जानना है तो आपको ये जो ब्लड सप्लाई पढ़ाई हूँ ना, उसमें बहुत ही अच्छा से पढ़ाई हूँ, लेकिन फिर भी चलिए एक बार पढ़ा देते हैं। सबसे पहले जो हमारा बाइल ड्रेनेज सिस्टम है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, सेंट्रल वेन से, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, ये सेंट्रल वेन से बाइल कहाँ की ओर जाएगा, तो बाहर की ओर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, और कहाँ पे जाके मिल जाएगा, बाइल केनाली कुली में। ये ज़्यादा पेरीफेरी की ओर मूव करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैनाल ऑफ हरेंग, HERANG, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, डक्ट्यूल्स में जाएगा, डक्ट्यूल्स के बाद कहाँ जाएगा, तो उसके बाद ये राइट और लेफ्ट बाइल डक्ट में जाएगा, उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, पेनक्रिएटिक डक्ट से फिर वो बाहर आ जाएगा एम्पूला में, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमारा जो क्लासिक लोब्यूल है, क्लासिक क्या है, लोब्यूल है, ये मेनली इसका सेंटर क्या होता है, तो सेंट्रल वेन। दूसरा क्या पढ़े थे, पोर्टल लोब्यूल, इसका सेंटर क्या होगा, पोर्टल ट्रायड, ठीक है। तीसरा क्या है, हेपेटिक एकिनस है, यहाँ पर मेनली जोन के बेसिस पे डिवाइड होता है, समझ गए। यहाँ तक कोई भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कोई पूछेगा हमारे लीवर के अंदर कितने सिस्टम के थ्रू ब्लड अंदर आता है, तो 2, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। कितने सिस्टम के थ्रू ब्लड बाहर जाता है, हेपेटिक वेन और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, ब्लड नहीं कुछ भी आने जाने का है, ठीक है। अब जो इस लीवर है, इसके ऊपर जो कवरिंग होता है, इसको हम कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल, ठीक है। क्लासिक जो लोब्यूल है वो बाद में 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पेरीफेरी,
जो हमारा ब्लड है वो मूव करता है सेंटर की ओर, ठीक है, इसको सेंट्रीपीटल कहते हैं। बाकी जो वाइल और लिम्फ है वो सेंट्रीफ्यूगल मतलब पेरीफेरी की तरफ मूव करेगा। अब क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, क्लिनिकली आपको पता है जैसे कि हेपाटाइटिस ए वायरस हो, इसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शस हेपाटाइटिस होता है। इसके कारण मेनली क्या होगा, तो ये क्रोनिक हो जाएगा और जिसके कारण मेनली हमारा ये चिरहोसिस होने का डर है। चिरहोसिस में कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा, तो पहले पेरी सेंट्रल पार्ट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस के बारे में हम एक्स्ट्रा अलग पीपीटी बनाएंगे, उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जॉन्डिस क्या होता है, हमारा बिलिरुबिन लेवल के हाई हो जाने से होता है। कैसे बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा जॉन्डिस, नहीं, इसका लेवल 25 से ज़्यादा होना चाहिए और उसके बाद हमारा जो स्क्लेरा और जो स्किन है वो येलो दिखना चाहिए, तब उसको हम जॉन्डिस कहेंगे। सिर्फ हाई हो जाने को जॉन्डिस नहीं कहते हैं। तो ये सब कुछ सारे को हम डील करेंगे किस में, तो हमारा जॉन्डिस वाले टॉपिक में।